नमस्कार दोस्तों। जितने भी लोग यूपीएससी और यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों की एक कड़वी सच्चाई ये है, कह सकते हैं कि थोड़ी शर्म की बात भी है, कि वो ये सोचते हैं कि पहले प्रीलिम्स निकल जाए तब हम मेंस की तैयारी करेंगे, तब आंसर राइटिंग करेंगे। और ऐसा नहीं है कि वो पहले से ऐसा सोच रहे थे। इसके कई स्टेजेस होते हैं। जब कोई व्यक्ति तैयारी की शुरुआत करता है तो वो अंदर से ईमानदार होता है और उसे पता होता है कि मुख्य परीक्षा की तैयारी भी साथ में करनी पड़ेगी, और वो करता भी है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे-जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं, आगे बढ़ते हैं और प्रीलिम्स ही नहीं क्वालीफाई होता है, तब लगता है कि नहीं, हमें पहले प्री पे फ़ोकस करना चाहिए। पहले प्री तो निकल जाए। 3 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, प्री ही नहीं निकला, मेंस की तैयारी करके क्या करेंगे? इसके बाद व्यक्ति प्रीलिम्स की तैयारी करना शुरू कर देता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रास्ते में छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये फीलिंग आने लगती है कि मेंस भी तैयार नहीं है और प्री में भी फेल हो रहे हैं। कुछ लोग बच जाते हैं जो कभी-कभी प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, लेकिन मेंस की तैयारी नहीं किया है इन्होंने। अब क्या होता है कि 1-2 बार प्रीलिम्स निकाल लिए, लेकिन मेंस की तैयारी थी नहीं, आंसर राइटिंग की नहीं, तो मेंस में भी फेल होते चले गए। यहाँ कई लोग छोड़ के साइड हो जाते हैं कि नहीं, अब हमसे नहीं हो पाएगा, 10-12 साल इसी में चले गए, अब कुछ और कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े से बच जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि नहीं, प्री तो निकल रहा है, मेंस की तैयारी हमारी ठीक नहीं है, तो अब ऐसा करते हैं कि दोनों को साथ लेके चलते हैं। तो जो काम पहले स्टेज पे कर रहे थे, वो चौथे स्टेज पे आके करते हैं, तब जाके सफलता मिलती है। इस दौरान बहुत सारे लोग एग्ज़ाम की छोड़ देते हैं तैयारी और कुछ और करने लग जाते हैं, या फिर अभी भी लगे हुए हैं, उसी साइकिल में फँसे हुए हैं, बार-बार फेल होते रहते हैं। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप सच में गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आपको समझ जाना चाहिए कि अगर आप अभी से मुख्य परीक्षा की तैयारी में नहीं लगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा समय इसी में दे दीजिए। जब प्रीलिम्स करीब होता है तो थोड़ा इसका समय घटाया जाना चाहिए, लेकिन जब आपके पास पर्याप्त समय है तो इस पर बराबर समय दिया जाना चाहिए। तो ये समय के साथ घटता बढ़ता रहेगा, लेकिन लगातार आपको मुख्य परीक्षा पर भी फ़ोकस करना चाहिए। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, इस सीरीज़ में आपको पता है कि मैंने पिछली बार कहा था कि मैं क्वेश्चंस आपको दूँगा। लेकिन इसी वजह से, जो अभी मैंने कहानी सुनाई आपको, इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने अचानक से शुरू किया, तो आपका बेस मजबूत नहीं है, आप छोड़कर भागेंगे। और जब आपकी रुचि नहीं होगी, तो कहीं न कहीं उसका असर मुझ पे भी होगा कि या तो मैं अच्छे से पढ़ा नहीं रहा हूँ, अच्छे से आंसर राइटिंग नहीं करा रहा हूँ, या फिर कभी-कभी नेगेटिव फीलिंग आती है कि यार ये सब मैं कर किसके लिए रहा हूँ। हालाँकि पहले ही क्लास में मैंने कह दिया था कि अगर बहुत कम लोग भी देखेंगे, तब भी मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा। फिर भी थोड़ा बहुत असर तो होगा ही, इंसान तो मैं भी हूँ। इसीलिए मैं अभी 2 क्लास और लूँगा, जिससे आप अपना आधार और मजबूत कर सकें। जब बड़ी बिल्डिंग बनानी होती है, जितनी बड़ी बिल्डिंग बनानी होती है, उसका आधार उतना ही मजबूत, उतना ही गहरा होना चाहिए, तब जाके आप कुछ बढ़िया, कुछ बेहतर कर पाते हैं। इसीलिए मेंस आंसर राइटिंग में मुझे लगा कि कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ़ इस दौरान की बात नहीं है कि आंसर राइटिंग सीरीज़ चल रही है तब ध्यान रखना है। विशेष रूप से आपका टारगेट है मेंस लिखना, तो मेंस में इन बातों को याद रखना है। और एक बार वीडियो देख लेने से नहीं होगा, पहले आप ये जान जाइए, लगातार इसी के आधार पर प्रैक्टिस करिए। फिर आप देखेंगे कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आप वो चीज़ें करते चले जाएँगे जो होना चाहिए। आज की क्लास में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, जब आप पेपर देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, जो आपको बताते हैं कि उत्तर किस दिशा में जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को इसकी समझ नहीं है। उन्हें बस इतना पता है कि एक प्रश्न पूछा गया है, ये टॉपिक हमने पढ़ लिया है और ये बातें मुझे आती हैं, मैंने लिखना शुरू कर दिया, लिख के चले आते हैं। इससे कुछ होता नहीं है, ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते हैं। बस एग्ज़ामिनर ये समझेगा कि हाँ ठीक है, पढ़ा तो है, लेकिन उत्तर नहीं दिया है। तो आज हम समझ लेते हैं। 7 मेरे ख्याल से कीवर्ड्स हैं, ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं बार-बार। इनको अच्छे से समझ लीजिए, ताकि अब से लेके एग्ज़ाम तक आप प्रैक्टिस कर सकें और एग्ज़ामिनेशन हॉल में बिना सोचे-समझे आप अच्छा उत्तर लिख सकें। मतलब सोचना समझना तो पड़ेगा, इस पे बहुत ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा कि क्वेश्चन पूछा गया है तो अब करें क्या, ठीक है? देखिए, सबसे ज़्यादा
ये शब्द पूछा जाता है मेंस में, पीसीएस में भी और यूपीएससी में भी, कि डिस्कस करें, चर्चा करें। क्वेश्चन दिया गया है, चर्चा करना है। ये सबसे आम बात है, ये पूछा जाने वाला है। इसमें क्या होता है, विषय के सभी पहलुओं को, चाहे वो पक्ष है चाहे विपक्ष है, इन पर विस्तार से विचार करना होता है। कई बार लोग ये समझना भूल जाते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं विश्लेषण करने की बात की गई है, वहाँ पर इस पर ज़्यादा जोर देते हैं कि विश्लेषण करने का मतलब है पक्ष विपक्ष पे बात करना है। आगे हम बात करेंगे उससे कैसे जुड़ा हुआ है, उसमें क्या विशेष है भी देखेंगे। लेकिन पक्ष और विपक्ष में किस क्वेश्चन में बात करनी है ये हम जान ही नहीं पाते। डिस्कस करते समय हम पक्ष विपक्ष की बात करते हैं। एक तरह से मान लीजिए कहीं डिबेट भी होती है, एक तरह की चर्चा होती है, वहाँ भी तो पक्ष विपक्ष की बात होती है। जब आपसे प्रश्न पूछा जाए और लास्ट में कहा जाए कि डिस्कस करिए, तो आपको ये समझना है कि जिस भी टॉपिक पर प्रश्न पूछा गया है उसके कितने पहलू बनते हैं। वैसे क्वेश्चन में बता दिया जाता है, वो पहलू हिंट के रूप में आपको दिख जाएंगे कि इसी पे बात करनी है, तो उसके पक्ष और विपक्ष में आपको बात करनी होती है। केवल एक तरफा जानकारी नहीं देना होता है कि हमने ये जान लिया है, अब लो मैंने परोस दिया। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आप याद कर लीजिए कि जब आप अपने दोस्त से किसी चीज़ पर डिस्कस करते हैं तो क्या होता है, किसी बात से आप सहमत होंगे, किसी बात से वो सहमत होंगे, किसी पे दोनों आप एक दूसरे के खिलाफ होंगे, यानी कि पक्ष विपक्ष में बातें होती हैं। चर्चा का मतलब हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव नहीं होता, वो फिर वो चर्चा नहीं है, वो किसी एक दिशा में की गई बातचीत है। या तो आलोचना कही जाएगी या फिर उसके पक्ष में तारीफ कही जाएगी, उसे हम डिस्कशन नहीं कहेंगे। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद से एक कीवर्ड आपसे पूछा जाता है, विश्लेषण करने की बात। अभी मैंने हिंट दिया था कि जब आप एनालाइज करते हैं किसी चीज़ को तो क्या होता है। यहाँ आपको किसी विषय को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उसकी गहराई में जाना होता है। कोई चीज़ क्यों हुई है, कैसे हुई है, इस पर जोर देना होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई घटना घटी, करंट अफेयर में कोई बात आई, सामाजिक मुद्दे पे प्रश्न पूछ लिया गया और कहा गया कि इस घटना का विश्लेषण करिए। तब आपको कारण बताने होते हैं कि ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, इसका प्रभाव क्या हो सकता है, फिर कंक्लूज़न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये विश्लेषण करने का मतलब होता है। ज़्यादातर लोग इसी मोड में रहते हैं, हर क्वेश्चन को समझते हैं विश्लेषण ही करना है और वो भी पक्ष विपक्ष लिखना है, क्योंकि ऊपर ऊपर जब मेंस की बातें होती हैं तो यही दिमाग में आता है। जब भी आपसे विश्लेषण करने की बात की जाए तो आप उसके हर हिस्से पे, छोटे से छोटे हिस्से की बात आप करते हैं। बहुत सारे पक्ष, जैसे इकोनॉमी के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं कि मान लेते हैं मानसून का हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, सिंपल सी बात। तो उसके छोटे हिस्सों को आप अच्छे से समझाएंगे कि देखिए क्या क्या असर पड़ता है। उसका जब आप विश्लेषण करेंगे तो कारण बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, हमारी कृषि का पैटर्न मानसून से कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, ये सारी बातें आप बताते हैं जब आप विश्लेषण कर रहे होते हैं। तो क्वेश्चंस जब आएंगे तो और अच्छे से मैं समझाऊंगा, लेकिन ये सारी बातें आपको इकट्ठे एक जगह मिल जानी चाहिए, इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, विभिन्न घटकों के बीच संबंधों को स्पष्ट करना होता है। जैसे अभी हम मानसून की बात कर रहे हैं, प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं उनका वहाँ की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। उनका विश्लेषण करने के लिए कह दिया जाए। जो भारत के लोग विदेशों में काम करते हैं, इंडियन डायस्पोरा है, वो हमारी सोसाइटी और हमारे अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार प्रभाव डाल रहे हैं, उसका अगर विश्लेषण करना हो। वैश्वीकरण पे अगर डायस्पोरा को लेकर क्वेश्चन पूछा जाए, उसका विश्लेषण करना हो, तो ये क्यों और कैसे पर आपको ज़्यादा जोर देना होता है। बात समझ में आ गई। इसके बाद एक कीवर्ड आपसे पूछा जाता है, आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, क्रिटिकली इवेलुएट करना होता है। इसका अर्थ है आपको किसी अवधारणा या घटना के गुण और दोषों का निष्पक्ष परीक्षण करना है। नॉर्मली कोई अवधारणा है, कोई थियरी है, उस पर क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए, कोई घटना घट गई है, उसमें क्या कमियां हैं, क्या उसकी अच्छाइयां हैं, इस पर बात करनी होती है। आलोचनात्मक मूल्यांकन वाले क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। आपको केवल अच्छाइयाँ या बुराइयाँ नहीं बतानी होती, बल्कि निष्कर्ष में एक संतुलित राय देनी होती है। तो अलग की बात है, निष्कर्ष में हमने कई बार डिस्कस किया है। जब आपसे कहा जाए कि क्रिटिकली इवेलुएट करिए इस क्वेश्चन को, इस मुद्दे को,
तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप उसके प्लस पॉइंट्स गिनाते हैं, आप उसके माइनस पॉइंट्स गिनाते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, गुण और दोष, पक्ष और विपक्ष, ये दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन बहुत बारीक अंतर होता है इसमें। जैसे मान लीजिए हम पक्ष में बात करते हैं तो हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हम विपक्ष में बात करते हैं तो उसकी कमियां गिनाते हैं। यहाँ पे भी तो वही बात हो रही है, लेकिन थोड़ा समझने वाली बात होती है यहाँ पर ये कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कह रहा है कि इच्छा मृत्यु अलाउ होनी चाहिए, ठीक है। अब इच्छा मृत्यु, कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से अपना देह त्याग करना चाहता है, तो आपको क्या लगता है इस टॉपिक पे ये प्लस माइनस तो बन रहा है, इसको हम गुण दोष कहेंगे? इसको हम गुण और दोष नहीं कहेंगे, इसको पक्ष और विपक्ष कहेंगे कि इस मुद्दे पर, इच्छा मृत्यु वाले मुद्दे पर पक्ष में कौन कौन सी बातें कही जाती हैं, विपक्ष में कौन सी बातें कही जाती हैं। ये गुण और दोष वाला मामला नहीं है। बहुत सारे लोग पक्ष विपक्ष और गुण दोष एक ही समझ लेते हैं। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम यूँ कहें कि एथेनॉल मिलाने से, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होंगे, एथेनॉल की बात हो रही है, उसका जो असर होगा पुरानी गाड़ियों और नई गाड़ियों पर, उसके क्या गुण हैं, पर्यावरण पर जो असर होगा, वहाँ गुण और दोष की बात हम कर सकते हैं, बेसिकली एथेनॉल की। लेकिन एथेनॉल की जो पॉलिसी है उस पर अगेन हम पक्ष विपक्ष की बात कर सकते हैं। तो देखने में एक जैसा लगता है, लेकिन है एक बारीक सा अंतर है। हालांकि इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो क्वेश्चन देख के आप समझ जाएंगे कि दोनों में हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात। मूल्यांकन जब आप करते हैं तो ये सारी बातें आप बताते हैं और लास्ट में निष्कर्ष में आप एक संतुलित राय देते हैं। और संतुलित राय का मतलब इतना ही है कि आप भविष्य को किस नज़रिए से देखते हैं। जैसे मान लीजिए आज हमारे लोकतंत्र में बहुत सारे ऐसे लक्षण दिख रहे हैं जिनसे ये पक्का नहीं कहा जा सकता है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से जी रहे हैं। जो भ्रष्टाचार का स्तर है, जो सरकार की नीतियां हैं, जो टैक्स की व्यवस्था है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर इस पे क्वेश्चन बना और आप आलोचना ही कर रहे हैं, मान लेते हैं नेगेटिव पक्ष में ज़्यादा झुका हुआ है प्रश्न, वही बात लिखनी है, इसके बावजूद आप जब निष्कर्ष लिखेंगे तो आप बताएंगे कि ये चीज़ें अगर हम करें तो एक बेहतर लोकतंत्र हम बन सकते हैं। हमेशा निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक कीवर्ड मेंस में आपको दिखता है, स्पष्ट करें। इंग्लिश में इसको इलस्ट्रेट लिख दिया जाता है, एक्सप्लेन करने के लिए लिख दिया जाता है। इसका मतलब है कि किसी जटिल सिद्धांत या विषय को सरल भाषा में एग्जाम्पल के साथ समझाना है, स्पष्ट करना है। जैसे मान लीजिए कोई इकोनॉमिक सर्वे में कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं कि कोई थियरी सामने आ जाती है, कोई अवधारणा सामने आ जाती है, ठीक है। वो थाली वाली अवधारणा एक बार आ गई थी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। पर्यावरण में कोई अवधारणा है, उस पर जब स्पष्ट करने की बात आती है तो सीधी सी बात ये होती है कि आप उसको समझाएं सरल भाषा में। एक छोटे बच्चों को हम कैसे समझाते हैं, इसका क्या मतलब होता है, तो एग्जाम्पल्स दे दे के हम समझाते हैं। वैसे आपको समझाना होता है। स्पष्ट करने का मतलब और साफ साफ बताइए। एग्जामिनर कह रहा है कि हम समझ नहीं पाए बात क्या है, आप मुझे समझाइए इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि भूकंप की गतिविधि को स्पष्ट करें, कैसे भूकंप आता है, तो आप समझाएंगे, प्लेटों की क्रियाविधि समझाएंगे, उसका असर भी समझा देंगे, कहाँ कहाँ असर होता है, ये सारी बातें अलग अलग एग्जाम्पल से आप समझाएंगे, ठीक है। स्पष्ट करेंगे। कोई सरकार ने नीति ला दी है इकोनॉमी में, चाहे सोसाइटी के तहत किसी भी पक्ष में, तो स्पष्ट करने का मतलब ये होगा कि उस नीति में, उस योजना में कौन कौन से बिंदु शामिल किए गए हैं, वो क्लियर आप बताएंगे, स्पष्ट करेंगे, ठीक है। अलग अलग एग्जाम्पल्स देखें। इसमें आपको विषय की स्पष्ट व्याख्या करनी होती है। इस तरह के जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, तो उसका जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें आप 2-3 लाइनों में ऐसी बात लिखते हैं जिससे उसकी परिभाषा साफ हो जाती है, जैसे आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जैव विविधता पे क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें एक शब्द है जैव मंडल, जिसको आधार बना के प्रश्न पूछा गया है।
मेन कीवर्ड जैव मंडल है, तो इंट्रोडक्शन में आप जैव मंडल ही बता देंगे 2 लाइन में कि इसका मतलब क्या होता है, तब जाके आप आगे स्पष्ट करेंगे कि इसमें और कौन-कौन सी बातें हैं। ठीक? इसके बाद ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया स्पष्ट करना क्या होता है, ये स्पष्ट है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो शॉर्ट फॉर्म वाले क्वेश्चंस होते हैं 10 नंबर वाले, 150 शब्दों में लिखना होता है। उसमें ज़्यादातर आप देखेंगे कमेंट करें, टिप्पणी करना होता है। आपने कभी किसी पे टिप्पणी की होगी। इसमें आपको किसी कथन या विषय पर अपनी राय देनी होती है। कमेंट करने का मतलब यही है, आप इस वीडियो में कमेंट करते हैं तो आप अपनी राय देते हैं कि ये अच्छा है, या फिर आगे सर ये सीरीज़ चलाइए, इसको डेली लेके आइए, सर प्लीज़ ये सीरीज़ बंद मत कीजिएगा। ये सब क्या है? आपकी राय है, आपका दृष्टिकोण है, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। आप यहाँ पर अगर व्याख्या देने लग जाए, आप यहाँ पर पक्ष विपक्ष की बात करना, हालांकि पक्ष विपक्ष हो जाएगा लेकिन उस तरह से नहीं होना चाहिए। टिप्पणी करनी है, टिप्पणी में अब आप पक्ष विपक्ष करेंगे तो आप बता रहे हैं कि देखो भाई हम दोनों तरफ झुके हुए हैं। आपको आप अपनी राय क्या देना चाहेंगे उस बारे में। मान लेते हैं कि कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें अच्छाई भी है बुराई भी है, लेकिन आपकी राय मांगी गई है, तो आप निश्चित रूप से किसी एक चीज़ को पकड़ेंगे, उस पर ज़्यादा जोर देंगे, लास्ट में जाके कहेंगे कंक्लूजन से थोड़ा पहले कि हालांकि मेरी राय ज़्यादातर प्लस है, ये तो मैंने गुणा बना दिया, ज़्यादातर मैं इसके पक्ष में हूँ लेकिन कुछ ये चीज़ें भी हैं, ये मेरी राय में मुझे ऐसा दिख रहा है। उसके बाद से आप कंक्लूजन लिखेंगे सकारात्मक। ठीक है। अच्छा, यह विश्लेषण से थोड़ा अलग होता है, जहाँ आप घटना के प्रभाव या महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी करते हैं, उससे अलग है। विश्लेषण की बात हमने की थी तो वो अलग है। यहाँ पर आप अपनी राय देते हैं, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार किस स्तर पे है, कभी ख़त्म हो पाएगा कि नहीं। आपको क्या लगता है कि हमारे समाज में जो महिलाओं की स्थिति है अभी वो पहले से कितनी बदली है, और इस समय जो कानून बनाए गए हैं वो विशेष रूप से महिलाओं के ही पक्ष में है और पुरुषों का शोषण कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? इस तरह के जब प्रश्न पूछे जाएंगे, खासकर इंटरव्यू में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिस पे आपको अपनी राय देनी होती है, कमेंट करना होता है। तो आप इस तरह से उसका उत्तर लिखेंगे। अभी मैंने बताया है कि अगर आप उसके पक्ष में ज़्यादातर झुके हुए हैं, या मान लेते हैं कोई नेगेटिव बात है, ठीक है, और आप उस टॉपिक पर अपनी नेगेटिव राय रखना चाहते हैं, बिल्कुल रखिए, क्योंकि कमेंट ही तो करना है। तो आपने विशेष रूप से बताया कि देखिए ये कमियां हैं, ये ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ और सुधार के उपाय हैं, इनको अपनाया जाना चाहिए। कुल मिला के ये है कि आप ऐसे तो नहीं कि सिर्फ नकारात्मक व्यक्ति हैं, रोती हुई आत्मा है कि हर जगह नेगेटिव ही देखना है। जब आप नेगेटिव देख पा रहे हैं तो क्या आपके पास कोई उपाय है? आप तो समस्या का समाधान ही करने के लिए आप प्रशासन में आ रहे हैं ना, तो समस्याएं तो है ही, तभी तो आपकी ज़रूरत है। तो उनको हल करने के उपाय आप हमेशा बताएंगे, चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन हो। स्कोप पे निर्भर करता है, ये नहीं कि पूरा आंसर हल करने पे ही बता दिए, वो यहाँ पर कमेंट करने के बाद कंक्लूजन में आगे बढ़ते हैं। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि प्रकाश डालिए, ज़रा इस पर लाइट डालिए, इसका क्या मतलब होता है? किसी विषय के मुख्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें उजागर करें ताकि परीक्षक को स्थिति स्पष्ट हो सके। कई बार ये खासकर ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये करंट अफेयर के प्रश्न होते हैं कि अभी ये मुद्दा चल रहा है, इस पर आप प्रकाश डालिए, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। प्रकाश डालने का क्या मतलब है? ये कमरा है, ठीक है, और कमरे में अंधेरा है, यहाँ पर टार्च है, ठीक। अब टार्च से आप लाइट जलाएंगे तो कुछ जगहों पर ज़्यादा रोशनी पड़ेगी टार्च की, बाकी जगह थोड़े धुंधले दिखाई देंगे। तो ये पूरे कमरे में आपने यहाँ लाइट जलाया तो यहाँ की चीज़ दिखी, यहाँ लाइट जलाया तो यहाँ की चीज़ दिखी, आपने प्रकाश डाला। यानी कि विषय बहुत बड़ा है, उस विषय में हाईलाइट करने वाली बात कौन सी है, आपकी टार्च उस कमरे में किस कोने पर जा रही है, आप कौन कौन सी चीज़ें दिखा रहे हैं, ये होता है प्रकाश डालने का मतलब। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि दहेज प्रथा पे प्रश्न पूछा है, हालांकि ये एक पुराना टॉपिक भी है, हालांकि आता रहता है। नए में अगर हम देखें तो कौन सा विषय ले लिया जाए, चुनाव प्रणाली को ही ले लीजिए। हमारे देश में चुनाव प्रणाली जिस हिसाब से बदल रही है, उसमें आपको क्या लगता है कि जो संस्थाएं हैं
वो अपना अच्छे से काम कर रही हैं या नहीं कर रही, उसमें आप कौन से सुझाव देने चाहेंगे, इस मुद्दे पर प्रकाश डालिए। ठीक है, सारी बात कह दी है कि प्रकाश डालिए। तो आपसे ये कहा गया है कि आप अपने हिसाब से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन पर प्रकाश डालिए, उन्हें बताइए कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करिए, उनको उजागर करिए। फिर आगे जैसा कि मैंने अभी बताया कंक्लूजन आप बताइए। ठीक है, ये होता है प्रकाश डालने का मतलब कि जो महत्वपूर्ण बिंदु उसमें उभर रहा है। जैसे क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन पूछा गया, तो क्लाइमेट चेंज पे कौन कौन सी चीज़ें उभर रही हैं अभी वर्तमान में, आप क्या देख पा रहे हैं, कृषि पर क्या असर हो रहा है, हमारी सेहत पर क्या असर हो रहा है, जो जीव हैं बाकी इंसानों के अलावा उन पर क्या असर हो रहा है, समुद्र स्तर पर क्या असर पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें आप दिखाते हैं, हाईलाइट करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न एक कीवर्ड और होता है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ख़ासकर एथिक्स में किसी फैसले पर मूल्यांकन करना होता है, एथिक्स में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। और बाकी इसमें भी है, थर्ड पेपर में भी है, सेकंड पेपर में भी। फर्स्ट पेपर में जो सोसाइटी वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें मूल्यांकन करने वाले प्रश्न ये कीवर्ड ज़्यादा होता है। इसका उद्देश्य किसी चीज़ की सार्थकता, सफलता, प्रभावशीलता की जांच करना है। इसका मतलब समझ रहे हैं, कोई योजना आई, अभी मैंने कहा कि एथिक्स में ये ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आपने या किसी अधिकारी ने कोई फैसला ले लिया, तो उस फैसले की क्या सार्थकता है, वो सफल होगा कि नहीं होगा, वो उसका प्रभाव होगा कि नहीं होगा। सरकार ने कोई योजना लॉन्च कर दी है, वो कितनी सार्थक है, उसका असर कितना होगा, सच में वो काम किया कि नहीं, ये आप मूल्यांकन करते हैं, उसकी आप जांच करते हैं। आपको ये बताना होता है कि कोई योजना या विचार आपके मतलब अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में कितना सफल रहा। मूल्यांकन करते हैं, आपकी आंसर का जब जमा होती है तो क्या होता है, परीक्षक मूल्यांकन करता है, तो देखता है पढ़ के कि आपने जो भी लिखा है वो सही चीज़ों तक पहुंच पाया, उद्देश्य पूरा हो पाया कि नहीं हो पाया, है ना। तो आप जब किसी टॉपिक पर, किसी प्रश्न में, किसी भी मुद्दे का मूल्यांकन करते हैं तो आप पिछले रिकॉर्ड्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई योजना है, मूल्यांकन करना है, तो अब मूल्यांकन करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि ये योजना 2015 में आई थी और तब से लेकर अब तक इसकी सफलता ये रही है कि इसने इतने लाख लोगों को लाभ पहुंचाया है, इतने इसने सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। कुछ कमियां भी इसमें रही हैं कि ये भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, इसमें घोटाला हुआ या जो भी है। तो इस तरह से आप डाटा देख के मूल्यांकन करेंगे। यहाँ पर हवाई बातें नहीं होती। अगर आपके पास डाटा नहीं है तो तर्क अच्छे होने चाहिए, और डाटा है तो डाटा सही होना चाहिए। इसके बारे में हम अगली क्लास में बहुत सारी बातें करने वाले हैं मेरे ख्याल से इस सीरीज़ की। अब तो यही मैं कह रहा हूँ फ़िलहाल कि वो लास्ट वीडियो होगी आंसर क्वेश्चन देने से पहले, बाकी आगे देखेंगे। तो फ़िलहाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आप मूल्यांकन करें तो ऊपर ऊपर बातें करने से कुछ नहीं होगा। मूल्यांकन करने का मतलब पक्ष विपक्ष नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। मूल्यांकन करने का मतलब होता है कि बैकअप आपको पता है, उसका बैकग्राउंड पता है बेसिकली, और उसको आप सामने लेके आ रहे हैं कि देखिए ये ऐसे ऐसे हुआ था, तो उस आधार पे हम कह रहे हैं कि ये सफल रहा कि असफल रहा। ठीक है, ये होता है मूल्यांकन। कुछ बातें कंक्लूजन के तौर पर यहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं। आईबीसी फार्मूला आपको मैंने बताया ही था कि इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होती है, कंक्लूजन होता है। इसमें क्या होता है, एक बार और इस पे हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो प्रस्तावना होती है उसमें आप शुरुआत करेंगे अगर, तो जहाँ पे स्कोप है परिभाषा की, जैसे भूगोल के जो प्रश्न होते हैं, इकोनॉमी के जो प्रश्न होते हैं, इन्वायरमेंट के प्रश्न होते हैं, यहाँ तक कि साइंस के कुछ प्रश्न होते हैं, वहाँ परिभाषा लिखिए। क्वांटम कंप्यूटर पे क्वेश्चन पूछा गया है, 1-2 लाइनों में बता सकते हैं कि क्या होता है। ठीक है, कुछ प्रश्न होते हैं डेटा की ज़रूरत होती है। ठीक, योजनाओं पे प्रश्न पूछा गया है तो आप परिभाषा थोड़ी बताएंगे। कहीं कहीं पे संदर्भ बता दिया जाता है कि हाँ अभी हाल ही में ये चीज़ हुई थी। जैसे मान लीजिए अभी हमने इच्छा मृत्यु की बात की है, तो उस पर अगर क्वेश्चन पूछा गया तो अभी हाल ही में जो कोर्ट का मामला आया था, मतलब जो कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी, वो आप कोट कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये कहा था, फिर हम आगे बढ़ते, या फिर सुप्रीम कोर्ट में अभी ये मामला गया था, इस पर चर्चाएँ हो रही थी, फिर आगे हम बढ़ते। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन में आप अलग अलग क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए अलग अलग बात से शुरू करते हैं। कहीं पर आप परिभाषा लिखेंगे, कहीं पे डेटा देंगे, कहीं पे बताएंगे रिसेंट में क्या हुआ। ठीक, मेन बॉडी में क्या होता है,
यहीं पर आपको अपना तर्क देना होता है। जब आप मेन बॉडी लिखते हैं, यहाँ पर तर्क देना होता है, कारण बताना होता है, पक्ष विपक्ष की बात यहीं पर होती है, उसका प्रभाव क्या होगा, एनालिसिस आप करते हैं, विश्लेषण करते हैं, ये सब कुछ मेन बॉडी में होता है। निष्कर्ष में क्या होता है हमेशा याद रखिएगा, भविष्य में क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए, और खासकर समाधान उन्मुख दृष्टिकोण होना चाहिए, ये चीज़ आप लिखते हैं। डायग्राम और मैप पे आगे हम और बातें करेंगे, कहाँ कहाँ बना सकते हैं। भूगोल, इकोनॉमी, आईआर के बहुत सारे प्रश्न होते हैं जहाँ पर आप डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कैसे बनाना है इसके बारे में हम अगली क्लास में और अच्छे से बात करेंगे। मैप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपका उत्तर और प्रभावी होता है। ये बस याद दिलाने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो पॉइंट है वो समझ लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि एथिक्स का क्वेश्चन पूछा गया और कैंडिडेट के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि हमें डायग्राम बनाना है, तो वो ज़बरदस्ती कहीं न कहीं खोजना शुरू करता है कि यहाँ पे हम डायग्राम बनाएँ। डायग्राम कहाँ बनाएंगे, पॉइंट्स की ज़रूरत है। एथिक्स में ज़्यादातर चीज़ें पॉइंट्स के रूप में लिखी जानी चाहिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पैराग्राफ, वो आगे हम बात करेंगे कभी, लेकिन कभी नहीं, अगली क्लास में। लेकिन ये जो विषय है यहाँ पर आपको डायग्राम मैप बनाने का पूरा स्कोप होता है। तो ये भी एक समझदारी है, समय के साथ डेवलप आपके अंदर हो जाएगी जब ये सीरीज आगे बढ़ेगी तो, कि किस विषय के प्रश्नों में डायग्राम और मैप का इस्तेमाल होता है, कहाँ पर पॉइंट्स चाहिए, कहाँ पर चार्ट बनाना होता है, कहाँ पर टेबल बनाना होता है। ठीक है, ये नहीं पता है तो आप हर जगह हर चीज़ करने की कोशिश करते हैं, फिर कुछ नहीं हो पाता। फिलहाल ये क्लास आज की इतनी ही रहने देते हैं। एक बात मैं आपको याद दिला देता हूँ, मेंस आंसर राइटिंग पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम टॉप 300 की नोट तो आपको दी जा रही है, उसी के साथ जब आप ज्वाइन करते हैं, इसमें 32 साल वाली नोट आपको मिल रही है, उसी में मेंस आंसर राइटिंग का लाभ आपको मिलेगा। क्या करना है, जल्दी से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि ये सब चीज़ें काम की हैं और टॉप 300 से उनको बहुत लाभ होगा, लेकिन सोच रहे हैं अभी बहुत समय है तो अभी क्या करें। समय नहीं है, हफ्तों में देखिए कितने हफ्ते आपके पास बचे हुए हैं, ज़्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे ही हाथ से फिसलता चला जाएगा और लास्ट में जाके जब आप नोट लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि मुझे पहले ले लेना चाहिए था, अब तो सिर्फ 1-2 राउंड ही पढ़ पा रहे हैं, दिक्कत हो रही है। तो आप अभी से नोट ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा आप तैयार करते रहेंगे, ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी, रिवीजन का पर्याप्त समय मिलेगा। नीचे जाइए, व्हाट्सएप नंबर है, ऐप का लिंक है, कहीं से भी जहाँ आपको सुविधा हो वहाँ से नोट ले सकते हैं। तो बस आज इतना ही, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।